अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। कहा कि हम सही लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस वक्त ईरान की जो मौजूदा क़यादत है वो हमसे राब्ते में है। इसे रजीम चेंज कहा जा सकता है। तेहरान समझदारी से बात कर रहा है, एटमी हथियारों को छोड़ने पर रजामंद है। हमें ईरान की जानिब से अहम और कीमती तोहफा मिला है। इसे न्यूक्लियर की शक्ल में नहीं कहा जा सकता, बल्कि ऑयल और गैस की सूरत में हमें ये तोहफा मिला है और आज मौसूल भी हो गया है। जबकि ईरान की जानिब से वाज़े कहा गया है कि हम जैसे लोग इन जैसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ईरान की जानिब से इस मुज़ाकरात की तरदीद कर दी गई है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने सालसी का कहा था और हमने देखा था मिस्र तुर्की ने भी जो है इस हवाले से बात की थी कि वो मेडिएशन करवा सकते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान। और अब ये खबर सामने आई है कि ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि ईरान जो है वो उस मुज़ाकरात को मुस्तरद करता है। अब नए उर्मस के हवाले से भी ये बात हुई थी कि मिल के इसे देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ थी जिसे अब डिनाई कर दिया गया है ईरान की जानिब से। और कल रात भी हमने देखा कि ईरान ने तल अबीब पे मिसाइल दागे और बड़ी ही कामयाबी से अपने हदफ को टारगेट किया। साथ ही ईरान के शहर अस्फहान में भी कल धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, एयर स्ट्राइक की गई। ये किस तरह के मुज़ाकरात हैं, ये किस तरह की टाइमलाइन है जिसमें यह कहा गया था कि 5 दिन तक कोई हमले नहीं किए जाएंगे। सुपर पावर डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहे थे कि 5 दिन तक कोई हमले नहीं किए जाएंगे, सीज फायर हो जाएगा। लेकिन इन्हीं दिनों में हमने देखा कि मिसाइल हमले भी किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से कोई कमी नहीं की जा रही इन हमलों में। साथ ही कल रात इसराइल ने भी ईरान के शहर पे एयर स्ट्राइक की है। बात की जाए कुवैत के एयरपोर्ट के हवाले से भी, तो ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट पे जो है वो हमले भी किए हैं। खलीजी ममालिक की अगर डायरेक्शन देखी जाए तो यूएई में सबसे ज़्यादा जो है वो हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से। ईरान ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अमेरिका के फ़ौजी अड्डों को ख़त्म किया जाए और इस बात को मुस्तरद कर दिया था खलीजी ममालिक ने। और अब ये बातें भी ज़ेर गौर ज़ेर बहस हैं कि अमेरिका के जो दस्ते हैं और इक्विपमेंट जो हैं वो मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे आने वाले वक्त में। यानी कि खलीजी ममालिक में अगर अड्डों की ख़त्म करने की बात की जाए तो वो मुमकिन नहीं है, बल्कि मज़ीद इक्विपमेंट जो है वो इसे तैनात कर दिए जाएंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। इनके हमरा हैं मुर्तज़ा नगरी साहब, माहिर अमूर हैं मशरिक़ वस्ता के। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। साथ ही हमें नईम कुरैशी भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मुर्तज़ा नगरी साहब का। मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहे हैं कि ईरान की जानिब से हमें एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिला है जिसे ऑयल और गैस की सूरत में आज हमें मौसूल हुआ है। एक जगह तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहे हैं कि ईरान हमसे मुज़ाकरात कर रहा है, दूसरी जानिब ईरान ने इन मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है। क्या कहेंगे? प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। देखिए, ये तो अमेरिकन मीडिया की मैं आपको रिपोर्ट्स कोट कर रहा हूँ। गार्जियन की रिपोर्ट है, इसके अलावा दीगर जो न्यूज़पेपर हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तो हमें ईरानी मीडिया का इंतजार होता है कि वहां से कोई न्यूज़ आए तो पता चले कि डोनाल्ड ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। ये खुद इनके अपने मुल्क में उनके अपने प्रेसिडेंट की अहमियत हो गई है। तो ये जो तोहफे वाली बात है, इसका हाल भी इसी तरह है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, जब जंग शुरू हुई तो उन्होंने दूसरे दिन ये दावा किया कि हमने ईरान की नेवल फोर्स को, उनके मिसाइल साइट्स को, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको मुकम्मल तबाह कर दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। और फिर आपने अगले ही दिन देखा कि जो है वो सैकड़ों की तादाद में मिसाइल खलीज से लेकर इसराइल तक बरसाए गए। और फिर उसके बाद उनका दूसरा दावा ये शुरू हुआ कि हमने ईरान की तमाम जो लीडरशिप थी उसको खत्म कर दिया है और मैं बड़ा खुश हूं, अब तो कोई मुज़ाकरात करने के लिए बचा नहीं। और फिर उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि ईरान से हमारे मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, बड़ा खुशाइन मुज़ाकरात चल रहे हैं, सारा मामला बिल्कुल सेट हो गया है, 5 दिन के हम जो है वो सीज फायर करते हैं और इसमें डायलॉग्स होंगे। तो सुबह इनका स्टेटमेंट एक होता है, शाम को एक होता है। या तो ये नशई आदमी हैं, सुबह नशा करके कुछ बोलते हैं, शाम को नशा करके उतरने पर भी ये कुछ बोलते हैं, या तो फिर ये साइको का शिकार है, जिसके लिए अमेरिकन डॉक्टर्स की 18 डॉक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल टीम, ये भी मैं आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 18 डॉक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल टीम ने ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि ये बंदा दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है, इसको इलाज की जरूरत है। तो ये तोहफे वाली बात भी बिल्कुल इसी तरह है। ये मौसूफ के हाथ में कुछ रहा नहीं। देखिए, ये भी मैं आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल से कोट कर रहा हूँ कि अमेरिकन ऑफिशियल्स कहते हैं कि इनके हाथ में अब कुछ बचा नहीं, कोई ऐसा कार्ड बचा नहीं जिससे ये ईरान को डरा सकें या ईरान के ऊपर कोई नया अटैक कर सकें या कोई नया मामला क्लियर कर सकें। सुपर पावर हैं अमेरिका की, जो अगर बात की जाए
तो अगर वो कोई बयान देते हैं तो उनकी काबीना से मुशावरत कर कर ही देते होंगे, तो फिर क्या इस चीज़ को मुकम्मल तरदीद कर दिया जाए कि किसी भी किस्म का कोई तोहफा जो है वो ईरान की जानिब से नहीं दिया गया है अमेरिका नहीं नहीं नहीं, किस बात की काबीना से मुशावरत होती है? आप मुझे बताइए। इनकी कैबिनेट के तो अक्सर लोगों ने इनसे कहा था कि आप ईरान जंग में कूदे ही नहीं। सही। अमेरिकन मिलिट्री के जो चीफ हैं उन्होंने इनको कहा था कि इस जंग में न कूदें आप, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये अमेरिका के पिछले 7-8 सुदूर इस बात से कतराते रहे हैं, इतना आसान नहीं है, आप दलदल में घुस जाएंगे। अच्छा, जोकेंड साहब जो इनकी कैबिनेट के एक मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि भाई किसी किस्म का कोई हमें ईरान से करीबुल वकूअ खतरा ही नहीं था। हमें ना उनकी न्यूक्लियर प्लांट से खतरा था, ना उनकी किसी और तरह की मामला, ना कोई जंग शुरू करने का हमें खतरा था। किसी भी तरह का ना कोई इखलाकी और ना कोई कानूनी जवाब हमारे पास था। ट्रम्प साहब ने अपनी मर्जी से इसराइली ज्यूइश लॉबी के प्रेशर में आके ये काम किया, लिहाजा मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता और मैं इस्तीफा देता हूँ। वो तो फिर एक एप्सन फाइल की भी कहानी सामने आ गई कि अगर जी डोनाल्ड ट्रम्प जो है अगर वो इस जंग में नहीं कूदेंगे तो फिर वो एक नई कहानी भी जो सामने आ सकती है एप्सन फाइल के जरिए। देखिए, जी मैं पाकिस्तानी मीडिया पर, अपने मुल्क के मीडिया पर यह बात कई बार कोट कर चुका हूं, पाकिस्तानी मीडिया पर, कि ट्रम्प की जंग से पहले ये मैंने बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैंने प्रेडिक्शंस की थी वो तकरीबन 95% दुरुस्त साबित हुई। मैंने कहा था कि अगर ट्रम्प जंग में कूदता है तो वो दलदल में घुसेगा और फंस जाएगा। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ये अमेरिका के गले तक आ जाएगी बात। और अगर जंग में नहीं कूदता है तो ये एप्सन फाइल्स के चक्कर में से जेल जाना पड़ेगा या इज्जत हाथ से देनी पड़ेगी। दोनों में से एक काम होगा। एहतमाल है ये एप्सन फाइल्स के प्रेशर में आके, और ये भी ज्यूइश लॉबी का काम है, इसमें कोई दूसरा कोई दो राय है ही नहीं। तो उन्होंने इस सिलसिले को पेश किया और इनको इस सिलसिले के अंदर, इस दलदल के अंदर घसीटा। और अब चूंकि जैसे मैंने आपको एक अमेरिकन ऑफिशियल का बयान कोट किया वॉल स्ट्रीट जर्नल से कि इनके पास दिखाने के लिए या भरम के लिए अब कुछ बचा नहीं, तो ये सुपर पावर से अब इलेक्ट्रिक पावर वाली औकात भी नहीं रही है इनकी। अब पूरी दुनिया जान गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स रखने का दावा करता था आबना हुर्मुज पर, वो यूरोप से कह रहा है कि आओ हमारा साथ दो, चाइना आए खुलवाए और सब हमारे साथ। जो एक दिन पहले तक ये दावे कर रहा था कि सबसे बड़ी दुनिया की फोर्स हमारे पास है, जो 4 दिन के बाद उसके दावे ये थे कि आए हमारे साथ खुलवाएं, शरीक हों, हमारे साथ लड़ें, तो सबने मना कर दिया ना, हाथ उठा लिए। तो औकात का उतरना या सुपर पावर की जलालत इससे बड़ी क्या होगी? बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम सऊदीया के साथ खड़े हैं। ये बयान उस वक्त आया जब ईरान जो है वो खलीजी ममालिक पे अटैक कर रहा है। इससे कबल भी हमने देखा था कि सऊदीया पे हमले किए गए, क्या कहेंगे? इससे पहले आपको बिस्मिल्लाह खबर देना चाहता हूँ जो लेटेस्ट अभी चल रही है दुनिया में, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने किसी एक तरह से रिपोर्ट किया है, उसको दुनिया की और अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, और उसको कहा जा रहा है कि रीडिजाइनिंग ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस इन गल्फ कंट्रीज, उसको स्ट्रेटेजिक रीपोस्टरिंग भी कहा जा रहा है, उसको स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग भी कहा जा रहा है। और वो जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है और ये प्रिंट हो रही है, इसको अंडर प्ले कर रहे हैं, इसको पेंटागन भी अंडर प्ले कर रही है और इसको दुनिया वेस्टर्न मीडिया अंडर प्ले कर रहा है, लेकिन इसकी लीड्स आ रही हैं। और वो ये है कि बहरीन कुछ ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं, एयरक्राफ्ट तैयारे हैं जो गल्फ की तरफ गए हैं और वो इस वक्त अमेरिकन ट्रांसपोर्ट तैयारे ग्राउंड पे मौजूद हैं। और उसको सिस्टमेटिक रीएम्प्लॉयमेंट गल्फ कंट्रीज के हिसाब से कहा जा रहा है कि बहरीन से, इराक से, जॉर्डन से, इराक से तो खैर हो चुका है, जॉर्डन से, सीरिया से और यूएई से जो अमेरिकन पोजीशंस हैं, दे आर बीइंग विकेटेड। और वो क्यों विकेट हो रही है, उसके ऊपर सबसे बड़ा जो ईरान का थ्रेट है। और उसके साथ साथ आपने खुद कहा कि वहाँ पे अमेरिकन जितनी पोजीशनें हैं, चाहे वो बहरीन में है, चाहे वो कुवैत में है, जो गल्फ कंट्री, उनको खैर। और दूसरी उसकी सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ पे जो रडार लगे हुए थे जो कवर करते थे $1.1 बिलियन के रडार, जो कतर एयरबेस पे था, अल अदीद पे या बहरीन के ऊपर था, जो वहाँ पे अर्ली वार्निंग देते थे और अर्ली वार्निंग ऑफ द अटैक्स दिया करते, वो रडार जो है वो तबाह कर दिए ईरान के मिसाइलों ने। तो अब वहाँ से जो आपकी एक डिमांड थी ईरानियंस की कि आप गड्ढों को खाली कराए, वो अमेरिकन खुद ब खुद ही खाली कर रहे हैं। और आपको पता है कि इराक के अंदर जो नेटो का हेडक्वार्टर है वो खाली हुआ है और वो उसकी तो रिपोर्ट आ गई है कि जॉर्डन के जरिए वहाँ पे लोग जो है वो वहाँ से निकल के आए हैं। तो एक तो ये खबर है जो अभी आने वाले दिनों में एक्सपैंड होती जाएगी। फिलहाल ऐसा हो सकता है कि ये जो 5 दिन का वक्त
वक्त लिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान भी किया था, ये इसलिए किया था कि जो इक्विपमेंट है वो मज़ीद खलीजी ममालिक में इंस्टॉल किए जाएँ या दस्ते जो हैं वो मज़ीद भेजे जाएँ। क्या ये वक्त इस चीज़ के लिए लिया गया था? इससे पहले भी हमने देखा था कि मुज़ाकरात हो रहे थे और अमेरिका इसराइल ने मुश्तरका हमला कर दिया था ईरान पे। मैं तो आपको खबर बता रहा हूँ जिसमें ये है कि वहां से गल्फ वो उन बेसिस को खाली किया जा रहा है। आप बात कर रही हैं दस्ते प्लेस करने की, आप शायद रेफर कर रही हैं पॉसिबल ये जो टाइम लिया है ये शायद इस वजह से भी लिया जा सकता हो ताकि जो मजीद इक्विपमेंट जो हैं वो लगाए जा सकें या दस्ते जो हैं वो मजीद शामिल किए जा सकें। ये एक पॉलिसी के तहत भी तो एक हो सकता है। मैं आपसे इस पे जो है आपकी राय जानना चाह रही थी सर। रडार तो 2 दिनों में 5 दिनों में लगाए नहीं जा सकते। 82nd एयरबोर्न डिवीजन की मूवमेंट की खबर आ रही है और 32nd मरीन यूनिट की मूवमेंट की खबर आ रही है। सवाल यह है कि उनको लाके रखेंगे कहाँ, क्योंकि कोशिश कहा तो ही जा रहा है ना कि अगर 82nd एयरबोर्न डिवीजन आता है तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा खैबर आइलैंड पे ईरान में अपना लैंड ऑपरेशंस के लिए। तो वो तो अमेरिका की नेवी ने जो खबरें आ रही है, अमेरिकन की आर्मी ने, उनकी सीनियर क्यादत जो उन्होंने उसकी मुखालफत की है। तो अगर वो जो आ रही है उसको हाँ ये हो सकता है कि उस 82nd एयरबोर्न डिवीजन को लेके आए तो जो जगहें खाली हो रही हैं वहां लाके उनको फ्रेश दस्तों के तौर पर रखा जाए। लेकिन फिलहाल दुनिया में खबर चल रही है जिसको कि जो ईरान अमेरिका जो है अपने बेसिस को खाली कर रहा है। अब आपने दूसरी बात की थी सऊदी अरब के ऊपर अटैक। सऊदी अरब के ऊपर जो अटैक किए हैं जितने भी हुए अभी तक वो अमेरिकन पोजीशंस पे हुए हैं। ईरान ने जो पहले आइडेंटिफाई कर दिया था कि हम उन पोजीशंस को अटैक करेंगे जहां पे अमेरिकन दस्ते डिप्लॉय। यूएई में जो होटल पे अटैक हुआ था बुनियादी तौर पे उसमें आपको पता है कि अमेरिकन फौजी जो थे वो बेस को छोड़ के होटल में जाके और अंदर सिविलियन प्रोटेक्शन जो चले गए थे, इसलिए उस होटल को अटैक किया गया था। तो अब ये जो लेकिन इस वक्त जहाँ पे जंग खड़ी है उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो खलीजी ममालिक है उन्होंने बड़ा पेशेंस का मुजाहरा किया, उन्होंने बड़ी एक सुबरनेस दिखाई है कि उन्होंने ईरानियन हमलों के तहत रिटेलिएट नहीं किया। क्योंकि जो अमेरिका ने और इजराइल ने जो जंग ईरान के ऊपर इम्पोज की थी उसका एक पहलू ये भी था, वो कहते हैं ना 2 pronged स्ट्रेटेजी थी। एक प्रॉन्ग तो था जो ईरान को उन्होंने अटैक किया, दूसरा उसका प्रॉन्ग था कि जी खलीजी ममालिक के ऊपर भी हमले किए जाएं। और ये टकर कार्लसन ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि नेतन्याहू ने ख्वाहिश का इजहार किया था, उसको हमारे अपना ट्रंप को ये कहा था कि खलीजी ममालिक के ऊपर जब हमले होंगे और खलीजी ममालिक जो है वहां पे जब ईरान हमला करेगा तो वहां से भी रिटेलिएशन आएगी और फिर ईरान के अंदर रिटेलिएशन होगी तो रजीम चेंज हो जाएगा। अभी ये किस किस्म का प्रेसिडेंट है आपको पता है? सबसे बड़ा दुनिया में इस वक्त जो करेक्टरलेस आदमी है वो है ट्रंप, जिसकी नाई हुई है कंपल्सिव लायर है। और कंपल्सिव लायर जो होता है वो जो सच को भी झूठ के अंदाज में बोलता है। एक तरफ ये कहता है कि मैं तो मुज्तबा खमनाई साहब को लीडर नहीं मानता, दूसरी तरफ कहता है कि हमारी तो ईरान की लीडरशिप से बात हो रही है। सो यू कांट ट्रस्ट हिम। ये कहना कि ये कोई बहुत बड़ा ये इसने कैबिनेट से मशवरा नहीं करता। इसने आपको क्या इंटरव्यू स्टेटमेंट दी थी कि मुझे तो पीट अपना वो जैरेड कुशनर ने, स्टीव विटकॉफ ने और पीट हेग्सेट ने और मार्को रूबियो ने इस जंग में मुब्तला कराया, मैं तो इस जंग में नहीं जाना चाहता। एब्सोल्युटली राइट। तो इसलिए यहाँ पे इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें ईरान जो आप कहते हैं ना, ईरान जो इस वक्त वॉर का जो मिडवे आया हुआ है, तो एक तो वॉर के अंदर अल्टीमेट विक्ट्री होती है। एक होता है जब आपके मेजर टारगेट्स अचीव हो रहे होते हैं या आप एक दुश्मन के ऊपर डिप्रेडेशन कॉज कर रहे होते हैं, लॉसेस कॉज कर रहे होते हैं, और जो दुश्मन का इनिशियल ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने बार बार बताया था, उन्होंने कहा था कि हम रिजीम चेंज करेंगे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करेंगे, मिसाइल्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाए। तो क्या आपको वो तीनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हुए नजर आए? डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि ईरान की जो फिजाई हदूद है उस पे भी अब हमारा काबू है। ब्रिगेडियर साहब आपसे मजीद भी इस पे पॉइंट लेंगे। नईम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, मामलात को कैसे देखते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और ये भी कहा है कि हम सऊदीया के साथ खड़े हैं, जबकि ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पे हमले किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब तो इसमें इन हमलों में शिद्दत में कमी आ गई है। इब्तिदाई तौर पे जब आपको पता है कि इजराइल और अमेरिका ने बेपनाह तेहरान पे बमबारी की थी, जिसके जवाब में जाहिर है कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और ये बात सबको मालूम थी, और वहाँ के जो बेसिस थे वो भी जाहिर है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, लिहाजा उन्होंने खलीजी ममालिक पे अटैक किया। लेकिन अब बहरहाल गुजरते वक्त के साथ उसमें शिद्दत आ गई है और ईरान का जो टारगेट है वो बजाय इसके कि वो खलीजी ममालिक हों, ज्यादातर जो अटैक हुआ फिर वो इजराइल के ऊपर हुआ। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ
कि इजराइल जो है, माफ कीजिएगा, जी इसराइल पे अटैक शुरू हुए और अब जाहिर है कि उसमें शिद्दत कमी आ गई है खलीजी ममालिक की, और जाहिर है कि पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक जिसमें मिस्र शामिल है, जिसमें टर्किया शामिल है, उन्होंने कोशिश की थी कि ईरान जो है वो खलीजी ममालिक पर हमले कम कर दे, और बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। अब सूरत यह है कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये कि अमरीका और इसराइल ने जो सोचा था कि वो आसानी से रिजीम चेंज करा लेंगे और उनकी क़यादत को निशाना बनाने के बाद अवाम भी सड़कों पर निकल आएंगे, तो वो इसराइल और अमेरिका का वो प्लान तो फेल हो गया। उनकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर था, उन्होंने बहुत ही मिस कैलकुलेशन की थी। अब सूरत हाल ये है कि हर तरफ से जो है इसराइल और अमेरिका को जो है वो शिकस्त का सामना है, और जाहिर है कि पाकिस्तान जो है एज अ फैसिलिटेटर या मीडिएटर जो है वो कोशिशें कर रहा है कि दोनों फरीकों को जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर बिठा लिया जाए, और पाकिस्तान ने इसी वजह से सालसी की जो है वो ऑफर की है। तो देखिए अब आगे चल के उसके क्या नतीजे बरामद होते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुर्तज़ा साहब, क्या लगता है आपको कि ये जो सालसी की बातें की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं, इस वक्त ईरानी सरकारी मीडिया ये बयान दे रहा है कि जो पेशकश की गई थी अमेरिका की जानिब से, ईरान उसे मुस्तरद कर चुका है, क्या कहेंगे? और किन नकात पर डिस्कशन हुई थी, किन नकात पर मुस्तरद किया गया था, वो भी बताइएगा। देखिए, बुनियादी चीज को समझना पड़ेगा। ईरान, जहां तक मैं यहाँ रहता हूँ और लोगों के नजरियात को समझता हूँ, या इनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनको जो देखता हूँ, उससे मुझे अंदाजा होता है ईरान पाकिस्तान के मामले में शुरू से एहतराम का कायल रहा है, और पाकिस्तान के और ईरान के जो सकाफती ताल्लुकात हैं मजहबी के अलावा, वो भी बहुत करीब रहे हैं एक दूसरे से। इसलिए जो इनके जो रहबर शहीद सैयद अयातुल्लाह ख़ामेनी जो पहले रहबर थे, उनका भी पाकिस्तान के हवाले से नजरिया बहुत अच्छा था, और बिल्कुल इसी तरह जो अभी जो रहबर है मुश्तबा ख़ामेनी साहब, उनके बयानात में भी पाकिस्तान का इंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। तो ये बात तो तय है कि ईरान का पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट भी बहुत अच्छा है और ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। मसला सबसे बड़ा यह है कि अमेरिका जो है वो, अमेरिका ने जो ट्रस्ट डेफिसिट ईजाद किया है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि 2 दफा जो मुज़ाकरात हुए, उन दोनों मुज़ाकरात में मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया गया, और बाद में ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया गया कि हमने इन मुज़ाकरात को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं पाकिस्तान जो किरदार अदा करना चाह रहा है वो आफाकी किरदार है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूरे रीजन के अंदर जो आग लगी हुई है, और इस आग से सिर्फ ईरान या ये रीजन मुतासिर नहीं हो रहा, पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, क्योंकि एनर्जी बेस्ड इलाका है ना ये पूरा खिता। पाकिस्तान की काविश बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि जो मुल्क कतर की कमर में खंजर गोप सकता है, हमास की पूरी क़यादत को बुलाकर अमेरिका पीछे से पिन लोकेशन देखकर उन पे हमला करवा सकता है, और फिर ओमान को बीच में बिठाकर उनकी कमर में खंजर गोप सकता है, उससे पहले वाले मुज़ाकरात में उनकी कमर में खंजर गोप सकता है। तो हमारे पास कौन सा ऐसा इम्तियाज है या सर्टिफिकेट है कि अमेरिका हमारी कमर में खंजर नहीं गोपेगा हमें सालिसी का किरदार देकर? ये बात ईरानी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और मैं जो यहाँ पर इनके ऑफिशियल लोगों की बात सुन रहा हूँ, उसमें मुझे लगता यह है, ये लोग ये कह रहे हैं कि इस सीज फायर का जो सिलसिला चलाया जा रहा है, ईरानी ऑफिशियल्स के जो बयानात हैं यहाँ पर, जो ईरानी मीडिया पर कोड हो रहे हैं ज्यादातर, उसमें ये कह रहे हैं कि 3 मकासद हम देख रहे हैं, ये जो बातचीत की बिसात बिछाई जा रही है इसके पीछे सियासी नुमाइंदों की, इनके जो सियासी नुमाइंदे हैं जो कुछ रिप्लेस हुए हैं ताज़ा या जो पीछे बच गए, जिनकी शहादतें नहीं हुई हैं, उनकी लोकेशन को, पिन लोकेशन को ट्रेस करना और फिर उनको दोबारा शहीद करना, एक ये कोशिश है। दूसरा, असलहे की कमी को पूरा करना। ये ईरानी जो ब्रिगेड साहब ने बात की उससे हटकर जो ईरानी रिपोर्ट है वो पेश कर रहा हूं, जो इनके असलहे की कमी हुई है अपने आप को दोबारा रियाम करना, और ईरान के कुछ इलाकों को मजीद काटने की कोशिश करना, जिस तरह से खाक आइलैंड की बात की, इसके ऊपर हमें मुज़ाकरात में लगा के फिर दोबारा कोई एक नई पोजीशन लेकर उस पर हमले की कोशिश करना। तो इसलिए ईरान समझता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जब तक ये पूरा नहीं होगा, और उसके लिए ईरान चाहता है कि दुनिया की तमाम बड़ी कुव्वतें बैठें और हमको ये गारंटी करें कि अमेरिका या इसराइल दोबारा कोई ऐसी जसारत नहीं करेंगे। अच्छा, जिन बातों पर हाँ या ना हुई है वो मैं आपको बताता चलूं। ईरान के किलीदी नुकात ये हैं कि जंग को रोका जाए, गारंटीड दुनिया बीच में आए, क्योंकि पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है, पूरी दुनिया बीच में आए, और तजमीनी तौर पर हमको ये गारंटी दे कि ईरान और इसराइल दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, खित्ते में जितनी भी जंगें हो रही हैं, लबनान और लीबिया से लेकर इराक और ईरान तक जितनी भी जंगें हो रही हैं खित्ते में, इन सबको खत्म किया जाए। हमारा जो जंग के अंदर नुकसान हुआ है उसका हमें जो है हर्जाना दिया जाए, यानी जो डैमेज क्लेम कर रहे हैं
वो दिया जाए। उसके अलावा यहाँ से जो अड्डे हैं उनको खाली किया जाए, और हम पर जो पाबंदियां हैं जिनकी वजह से हमारा जो असासा है वो अमेरिका में जी। रोका गया है, या हम जो तेल की फरोख्त से कासिर हैं, इन सब चीजों को अमेरिका ने अपनी डिमांड के तौर पर पेश किया है। और अमेरिका की जो ईरान को बुनियादी 3 डिमांड्स आई हैं जिसको कभी भी ईरान तस्लीम नहीं कर सकता, अपनी मिसाइल कैपेसिटी। जी शिकरी साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, कुरैशी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बयान के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जो मौजूदा रजीम इस वक्त ईरान में मौजूद है वो अमेरिका से बातचीत कर रही है, और ये भी कहा है कि नतीजा खेज जो मामलात हैं वो सामने आ सकते हैं। इससे कबल हमने देखा था कि 5 दिन के सीज़ फायर का कहा गया था। ये कैसा सीज़ फायर है जिसमें हमले भी हो रहे हैं? कल रात भी हमने देखा कि ईरान ने जो है वो इसराइल पर हमला किया और तमाम हदफ को बआसानी टारगेट भी किया। साथ ही कल ईरान के शहर में भी इसराइल की जानिब से जो है वो हमले किए गए और मुतअद्दिद अफराद जो है इसमें शहीद हुए। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये 5 दिन की जो मोहलत, ये सीज़ फायर का कहा गया था, क्या ये इसलिए था ताकि तेल और गैस की कीमतों में कमी आ सके? क्योंकि इससे कबल भी हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप को शदीद मज़ाइमत का सामना करना पड़ रहा था जिस तरीके से तेल और गैस की कीमतें जो हैं वो ऊपर गईं। क्या कहेंगे? मकसद तो इसका ये हो सकता है या है कि आप एक, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि जी वो उसमें 5 दिन का वक्फा कर रहे हैं, तो कोई 5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो एकदम तेल की मंडी के अंदर आए थे। और जैसे ही वो ईरान ने कहा कि जी हम तो एक्सेप्ट नहीं करते, तो 1.3 आधे जो है वो वापस चले गए थे। और उसके बाद जो आपको पता है एकदम जो तेल की कीमतें थी वो भी नीचे ड्रॉप कर गई थी। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बात थे जिन लोगों ने 20 मिनट में पैसे लगा के बहुत मुनाफा कमाया, ये भी कोट हो रहा है बहुत सारे अखबारों में। तो एक तो ये तो चीज तो हुई है, वन ऑफ दी स्पेकुलेशंस है। अब इसके ऊपर सही तो चीज जो है वो उस वक्त तक नहीं जा सकती जिस तक आप पूरा स्टॉक मार्केट के स्टैटिस्टिक्स को या तेल की स्टैटिस्टिक्स को ना पढ़े, लेकिन ये तेल की कीमत कम हुई थी। अब दूसरी बात यह है कि वो 5 दिनों का गैप की क्या वजह थी? तो एक प्रेशर तो है जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपने अंदर, एक तो आपने प्रेशर का जिक्र किया जो एप्स्टीन, मेरा ख्याल था जो डोनाल्ड ट्रंप ने नाम रखा था ना इस ऑपरेशन का, एपिक फ्यूरी, उसका नाम रखना चाहिए था एप्स्टीन फ्यूरी, क्योंकि एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए उसने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। क्योंकि उसकी अब इम्पीचमेंट तो होनी है, पूरी कैबिनेट की इम्पीचमेंट होनी है। पीट हेगसेट पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जैरेड कुश्नर का तो रोल कोई नहीं है, उसको तो अपने दामाद के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो और दूसरा, अगर उसका किसी भी तरह से इस किस्म के मैसेजेस दे के जो आप बता रही हैं कि हम जीत गए, हमने नेवी तबाह कर दी, हमने एयरपोर्ट तबाह कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो मैंने आपको बताया इज अ कंपल्सिव लायर। और उसके ऊपर तो अमेरिकन बिलीव नहीं करते। और आजकल जो अमेरिकन के जो डिपार्टमेंटल हेड है जैसे CIA का या FBI का या बाकी जो उनके वॉर, उनके ऊपर जो कांग्रेशन हियरिंग हो रही है वहाँ उनसे बड़े सख्त सवालात किए जा रहे हैं। तुलसी गबार्ड को कहा गया था कि आप ये बताएं कि क्या ईरान वाज एन इमिनेंट थ्रेट? नॉर्थ कोरिया और ईरान को कंपेयर करें, क्या इमिनेंट थ्रेट था? क्या ईरान के पास वो थे वेपन, अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी? क्योंकि पेंटागन तो कह चुकी है कि उसके बाद कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं थी। और इसके बाद आपकी इंटेलिजेंस की पहले भी रिपोर्ट आई थी, बल्कि CIA ने ट्रंप को ये भी रिपोर्ट जमा कराई थी कि रिजीम चेंज अगर हुआ तो इससे बड़ा रिजीम आएगा, इससे सख्त रिजीम आएगा। फिर ये भी इंटेलिजेंस चीफ से की एक अपना कैलकुलेशन आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि ईरान हथियार बना रहा है, मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को मारेगा 10,000 किलोमीटर का, उन्होंने कहा जी हमें कोई इंटेलिजेंस के प्रूफ ऐसे नहीं मिले हैं जो इस चीज को प्रूव कर सके। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अंदर, और आपको पता है आज का जो वो मतलब परसों जो क्वेंसी इंस्टीट्यूट का जो सर्वे था, उसने कहा था कि 58% रिपब्लिकन, मैं रिपब्लिकन की बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेट्स की नहीं बात कर रहा, रिपब्लिकन जो है दे आर अगेंस्ट द वॉर। और आज जो आया अभी बहुत सारे चैनल्स पे चल रहा था जो सर्वे लेटेस्ट आया, उसमें कहते हैं 61% अमेरिकन आर अगेंस्ट वॉर, सिर्फ 34% उसकी जो पॉपुलैरिटी है ट्रंप की वो रह गई है।
तो वो इसलिए है कि वो जो आप कह रही हो वो इंतहाई झूठा आदमी है, कैरेक्टरलेस आदमी है, तो उसका बार तो कर नहीं सकते। ये भी हो सकता है भाई, जैसे हम एक इस थ्योरी को भी नहीं आप हटा सकते कि उसने ये ऑपरेशन पॉज दिया हो कि चलो जी और फोर्सेस को जनरेट करूं, जैसे हम कह रहे हैं। अब वो और फोर्सेस होंगी कौन सी? उसमें जो एक चीज नजर आ रही है वही नजर आ रही है जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन है, और या उसका 39। अगर वो वहां चला गया तो पूरा ईरान खा जाएगा उनको। जो खर्ग आइलैंड का जो टोपोग्राफी है ना, और जो जैग्रोस माउंटेन है वहां वो जम होके रह जाएंगे, मारे जाएंगे। तो उनको उनकी मिलिट्री कमांड ने तो मशवरा दिया। अब और क्या, और कौन से मिसाइल लेके आएगा, और कौन से वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेके आएगा? क्योंकि आपको पता है कि जो चाइनीज ने ईरानियन को एक रडार दिया है YLC-8B-BD, वो रडार वो है जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 300 किलोमीटर से अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रडार है। एटमी हमले की भी जो है बात की जा रही है ब्रिगेडियर साहब, कि अमेरिका जो है वो ये हमला भी कर सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का हमला जो है वो मुमकिन है अमेरिका की जानिब से? शिकस्त तो उनको हो गई है। अभी आपने अब देखिए कि जो इसी बात के ऊपर जो पुतिन है उसने नेतन्याहू को एक मैसेज भेजा है, और ये कर्नल डगलस मैकग्रव एक बहुत बड़े इब्राहिम अपना यूएस आर्मी के रिटायर्ड कर्नल भी हैं, उसके साथ साथ वो डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, और उनकी बड़ी सारी किताबें भी हैं। उन्होंने एक जॉर्ज गैलवे का एक प्रोग्राम होता है, उसके अंदर उन्होंने भी ये कहा है उसके वीलॉग में कि इसी बात के ऊपर के न्यूक्लियर इस्तेमाल हो सकता है। पुतिन ने नेतन्याहू को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है, पर्सनल मैसेज डिलीवर करवाया है, जिन्होंने कहा कि अगर कोई न्यूक्लियर का ऑप्शन इस्तेमाल किया गया तो रशिया विल रिएक्ट वेरी फोर्सफुली। अब आप उससे खुद ही अंदाजा लगाइएगा, ये मैसेज अमेरिकन के लिए भी है। तो आई डोंट थिंक सो। और ईरान ने जो डेमोना को और टारगेट को जो हिट किया है, और जो उन्होंने अरद के नजदीक जो मिसाइल मारे हैं, आपको पता है डेमोना से हार्डली 600 मीटर शॉट उन्होंने कोई गांव एक साइनागॉज है और वहां पे कुटा गया, उसके ऊपर उन्होंने मिसाइल हिट किए, और कोई आयरन डोम, कोई थाथाट, कोई पैट्रियट, कोई इस पे डिफीट नहीं कर सका। बिकॉज अब अमेरिकन अपना ईरानियन जो अब हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैक 10 से लेके मैक 11 तक जाता है, यानी सुपरसोनिक का मतलब है मैक अपना साउंड, यानी हाइपरसोनिक साउंड से ज्यादा 10 या 12 मैक साउंड की स्पीड होती है, उससे ज्यादा वो ट्रेवल करता है। और वो उसके बाद जो उन्होंने खुरम शहर इस्तेमाल किया था जिसके अंदर से क्लस्टर बम निकले। अभी हुतियों ने हिजबुल्ला ने मिसाइल मारे हैं नॉर्दर्न लेबनान के ऊपर जिनके अंदर क्लस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये तमाम चीजें जो अभी हो रही हैं, ये वो प्रेशर है शायद जिसको वार्ड ऑफ करने के लिए हम कह सकते हैं कि ट्रम्प ने 5 दिन का गैप किया हो, और उसके अंदर जो पाकिस्तान की जो कोशिश थी, क्योंकि ये भी है कि पाकिस्तान ओमान में जाके जन आसिम मुनीर ओमान गए थे, और वहाँ उन्होंने वहाँ पे जॉर्ज कुशनर से की गुफ्तगू भी हुई है डोनाल्ड ट्रम्प से इस हवाले से। तो उसके ऊपर लेकिन बात वही है कि यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। और दूसरी बात मेरी नजर में जो मैं सोचता हूँ सबसे जो क्वेश्चनेबल बात है वो ये है कि ट्रम्प की गारंटी कौन देगा कि जी ईरान गारंटी मांग रहा है ना, शायद गारंटी मांग रहा है, उसमें सिर्फ ट्रम्प नहीं। और दूसरी बात ये कि इजराइल ने नेतन्याहू का मैं आपने बयान पढ़ा हुआ, कहा जी हम तो इस से कंसर्न नहीं है, हमने तो ट्रम्प को नहीं कहा, हम तो ट्रम्प की पॉलिसी को नहीं सपोर्ट करते। तो अगर इजराइल ट्रम्प की पॉलिसी को नहीं सपोर्ट करता तो क्या अमेरिका के अंदर अमेरिका के ऊपर अमेरिका का इतना प्रेशर है कि वो नेतन्याहू को रोक ले? तो बहुत सारे सवालात हैं, बट लेट्स सी, एक उम्मीद कायम हुई है, तो देखते हैं कि ये कैसे आगे चलता है, नहीं चलता है तो क्या रिजल्ट लेके आता है। बिल्कुल ठीक है। कुरैशी साहब, ईरान की जानिब से कहा गया है कि हमारे निकात को भी फॉलो किया जाए, और वो ये था कि मुकम्मल जंगबंदी और साथ ही जो डैमेज हुआ है ईरान में उसे भी क्लेम किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो इन निकात पे राज़ी हो जाएगा? और साथ ही बार बार अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि ईरान जो है अपनी मिसाइल रेंज को कम करे, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान इस किस्म के मुतालबे मानने की पोजीशन में नहीं है। जिस तरह अमेरिका जो है और इजराइल अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है या अपनी एलानिया शिकस्त का ऐलान नहीं करेंगे, इसी तरह ईरान जो है वो इन सब चीज़ों पे तो किसी सूरत भी नहीं मान सकता। जाहिर है कि ये मिसाइल प्रोग्राम ही है जिसने आज ईरान को जो है वो अमेरिका और इजराइल से बचा लिया है। तो इस बात से मैं नहीं समझता कि इस किस्म की किसी भी कंडीशन को जो है वो ईरान तस्लीम कर लेगा। इसके अलावा दूसरी सूरत हाल ये है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ईरान जो है
वो क्या जंगबंदी का कायल है और क्या वो समझता है कि वाकई ये सीरियस नेगोशिएशन है। लेकिन आज जो कुछ भी ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी जो खबरें बता रही है और जिस तरह उनके तर्जुमान ने वाज़ह तौर पे कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जरा भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है बिलीव करते हैं या ट्रस्ट करते हैं। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि सबसे बड़ा इशू यही है कि इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये 5 दिन जो उन्होंने गुजारे हैं इससे भी वो कोई इस किस्म का कोई फायदा उठाना चाह रहे हो कि अपने मरीज को यहाँ लेके आ रहे हो या रियान कर रहे हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान चाहे कर ले, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर पाकिस्तान गारंटी देता है तो फिर क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा? क्योंकि हम सब यहाँ जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के पास एक तजर्बा है। पाकिस्तान ने 2001 में, आपको याद होगा, ओसामा बिन लादेन के हवाले से भी पाकिस्तान ने साजिश की थी और बहुत कोशिश की थी कि ओसामा बिन लादेन को जो है वो तालिबान जो है अमेरिका के हवाले कर दे, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका था। तो अभी भी इस वक्त मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है। पाकिस्तान तो फिर भी बहुत छोटा मुल्क कह लीजिए, लेकिन इस वक्त तो चाइना और रशिया भी इस पोजीशन में नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो गारंटी ले सके। अच्छा कुरैशी साहब, जिस तरीके से भारत की भी चीखें निकल रही हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंग है ये अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जारी है, और उसमें सालसी के लिए मिस्र का नाम सामने आया है, फिर तुर्की का नाम सामने आया और पाकिस्तान का नाम भी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नगीर साहब, मेरी आवाज आ रही है? नगीर साहब मैं आपको रुक करती हूँ। तो कुरैशी साहब कैसे देखते हैं आप इन मामलात को? सिफारती कोशिश के हवाले से पाकिस्तान ने जो है वो अपनी दाग बिठाई है। जी बिल्कुल, इस पे कोई शक नहीं है। इंडिया तो सिफारती एतबार से भी अब तबाह हो गया। आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने एक जिल्लत आमिर शिकस्त से दो चार किया था इंडिया को, और उसके बाद पाकिस्तान के वक़ार में यकीनन इजाफा हुआ। और इंडिया को असल में देखिए, मुझे याद है मैंने एक दफ़ा यही कहा था कि भारत जो है वो एक बिल्कुल फाल्स उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ था कि उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब है, और इसी बुनियाद पर उन्होंने जो कुछ भी कनाडा में जिस तरह से वो सिख लीडरों को कत्ल कराया, फिर अमेरिका में भी एक अटेम्प्ट की थी, उसके बाद जो है वो बड़ा सेटबैक पहुंचा था इंडिया को, और इंडिया उससे समझ नहीं सका, और अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा कि उनकी खामी कमजोरियां क्या हैं। आज भी आप इंडिया के मीडिया को देखें तो वो सिर्फ बड़के मारते हैं और अभी भी कहते हैं कि शायद भारत कोई किरदार अदा कर सके, लेकिन मौजूदा हालात ने ऐसा रुख अख्तियार कर लिया है कि इंडिया जो है इस वक्त, हालांकि इंडिया को बहुत नुकसान है इस जंग के नतीजे में, लेकिन इंडिया किसी भी किस्म का कोई किरदार अदा करने की पोजीशन में हरगिज नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। नगरी साहब, आपसे बात हो रही थी मिसाइल के हवाले से, जिन निकात के हवाले से बात हो रही थी इस वक्त उसे मुस्तरद कर दिया गया है, और अमेरिका ये चाहता था कि ईरान अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का जो प्रोग्राम है इससे दस्तबरदार हो जाए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने और कुरैशी साहब ने कहा, बिल्कुल वही लफ्ज है कि अगर ईरान मिसाइल प्रोग्राम से दस्तबरदार होता है तो फिर ईरान को तस्लीम होना पड़ेगा और अपने आप को खलीजी ममालिक की तरह प्लेट में रखकर अपने वसाइल को अमेरिका के हवाले करना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बड़ी कोशिश में आपको जो चंद चीजें बताना चाह रहा हूं, अहम तरीन, वो सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा, कुछ नुक्ते क्लियर करूं। देखिए, इनकी शिकस्त का अलमिया देखिए, ये इराक से तो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इनको क्लियर कर दिए गए, नेटो और अमेरिका की फोर्सेज वहां से निकल गई। अब इन्होंने इराक के अंदर एक दूसरा काम शुरू किया। अनप्रेडिक्टेबल मैन है ना ट्रंप, तो मेरी कुछ प्रेडिक्शन सुन लीजिएगा। इन्होंने क्या काम शुरू किया है, इराक के अंदर जो उनकी मलेशिया है गवर्नमेंट के अंडर में जो काम करती है, जिस तरह से हमारे यहाँ रेंजर्स हैं, हजद शाह भी है, उनके जो अड्डे हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पर अटैक करना शुरू कर दिया है जंगी जहाजों के जरिए, ताकि उनको बॉर्डर एरिया के अंदर कमजोर किया जा सके। और जो जुलानी की गवर्नमेंट ने कुर्दों पर सीरिया में हमला किया था, जो उनका कुर्द रीजन है सीरिया का, वहां से जो तकरीबन 13-14 हजार के करीब कुर्द जेलों से जो दाइश छुड़वाए गए, वो अमेरिकन जो है एसेट के तौर पर वहां पर अमेरिकन जो एयरबेसिस है उनके अंदर रखा गया। और अब कोशिश यह है कि इराक के अंदर जो छुपे हुए दाइश हैं और सीरिया के अंदर जो दाइश हैं उन्हें मिलाकर इराक के अंदर एक नया महाज खोला जाए, जैसे पिछली दफा खोला गया था। क्योंकि ये सबसे बड़ी अलामत है कि अमेरिका ये जंग अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट की बुनियाद पर और फजाई बर्तरी पर हार चुका है। तो ईरान के मिसाइल्स ने उनको मुकम्मल शिकस्त दे दी है और अमेरिका के लिए एक नया महाज खुल गया है इराक। अब इराक के पीछे कुवैत है, लेकिन कुवैत को हिट करने की ज्यादा बुनियादी वजह यह है कि कुवैत से मिसाइल्स आ रहे हैं। जी नगरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, नगरी साहब बात कर रहे थे कुवैत के हवाले से, और उनका कहना था कि कुवैत को हिट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां से मिसाइल आ रहे थे। क्या कहेंगे इस पर?
कि बिल्कुल नकवी साहब जो इराक के हिसाब से बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक है, और ये बड़े अरसे से इसका इंडिया अमेरिकन ने दिया था, और ये कहा था कि जी हम कुर्दों को ईरान में भी लॉन्च करेंगे, और उसके बाद कुर्द की तंजीम की तरफ से बयान आया था कि हम ईरान की वॉर में शामिल नहीं होंगे। अब जिस तरह इन्होंने ये जो तालिबान की जो एक दहशतगर्दाना लीडरशिप अफगानिस्तान की, इन्होंने क्या किया था, ये जब पावर में आए थे तो उन्होंने जेलों के दरवाजे खोल के वो तमाम दहशतगर्द जिसको जो पाकिस्तान से भागे थे और जिनको अमेरिकन ने कैद किया था उनको इन्होंने छोड़ दिया था। फिर आपने देखे पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी बढ़ी। तो इस तरह अमेरिकन की भी कोशिश थी कि कुर्दों को जो जेल में उनको छोड़े इराकी मलेशिया के खिलाफ, क्योंकि इराकी मलेशिया ने आपको पता ही अमेरिका की बगदाद में अमेरिका की एम्बेसी पे भी हमला किया, और उसके साथ उन्होंने नेटो के हेडक्वार्टर पे भी रिपीटेड हमले किए, जिसकी वजह से वो अमेरिकन और नेटो फोर्स भी वहां से खाली कर गई। अब बात यह है कि किसी भी किस्म पे ये सोचना कि ये ईरान अपने मिसाइल्स की रेंज में लिमिट करेगा, इट्स इम्पॉसिबल। ईरान ने इस वॉर को मिसाइल्स स्ट्रेंथ पे जीता है। आपको पता है कि दो ही तरीका कार है फिजा को कंट्रोल करने की या दुश्मन को हिट करने की, या आप एरियल जहाजों के जरिए करते हैं, आप डोमिनेट करते हैं, एयरफोर्स के जरिए डोमिनेट करते हैं। लेकिन चूंकि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, और एयरफोर्स अगर हो भी तो वो बड़ा कॉस्टली प्रोपोजिशन होती है कि जहाज जाता है, जहाज को मेंटेन करना है, उनमें आपने फ्यूल डालना है, फिर रास्ते में रिफ्यूल करना है, अगर उसके बाद फिर कितनी उसकी लिमिट है फ्लाइंग की, वापस बेस पे आना। लेकिन मिसाइल्स ने तो जाना आपने एक लॉन्चर से उस मिसाइल को लॉन्च करना है, और वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, मैंने आपसे जैसे बताया जो उनको चाइनीज ने जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है और बाइड्यू जो नेविगेशन सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपने देखा कि पिन पॉइंट टारगेटिंग जो है उसकी एक्यूरेसी ईरान की इस वॉर में बहुत ज्यादा बढ़ी है कि उन्होंने इजराइल के जो किरिया में उनका कमांड हेडक्वार्टर था, एयरफोर्स आर्मी हेडक्वार्टर, उसको हिट किया, फिर डमोना का हिट किया, अर्द में हिट किया, हाइफा में बहुत सारे टारगेट हिट किए। इस तरह वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको हिट कर रहे हैं। तो बात ये कि ये तमाम चीजें अब जब ईरान एक एडवांटेजियस पोजीशन में है, और अभी तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं। इसका मतलब है और आप देखेंगे कि अब क्या होगा अगर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी के ऊपर गए तो उन्होंने जो हथियार इस्तेमाल करने हैं, जो रशियंस ने उनको हथियार दिए हैं, वो तो इससे भी ज्यादा तबाही कौन हथियार है। यानी जो उनको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो मिले हैं उनकी स्पीड जो है वो मैक 9 है, उसके साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं जिसकी स्पीड है मैक 20 टू मैक 27। इसी तरह एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मैक 10 उसकी स्पीड है। तो अगर वो जो उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो है वो ईरान के अंदर मौजूद है और ये रशियंस ने उनको दिए, तो अब ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में अगर ये इस्तेमाल होंगे तो अपने ध्यान में सोच लीजिएगा कि इजराइल के अंदर तबाही कितनी होगी। और ईरान की जो अगर आप बात करें कि वो अमेरिका की बातें मान लेगा, ट्रम्प तो वैसे झूठा इंसान है, मैंने कहा ही इज अ कैरेक्टरलेस मैन, उसको पता ही नहीं है वो क्या मुंह से कह रहा होता है, कब क्या कह रहा होता है, उसके बाद क्या कहता है। और आपको पता है कि अमेरिका के अंदर भी उसको टैको प्रेसिडेंट कहा जाता है कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो ये जिस किस्म का जो प्रेसिडेंट है उसके जो वो ऑल फोल करता कहता रहता है, उसकी तो हिसाब से ईरान जो है उस चीज को उस तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस वक्त दुनिया के मालिक उसको गारंटी नहीं देंगे कि हाँ जी ये काम आगे चलेगा। वो गारंटी पॉइंट ले लेते हैं कुरैशी साहब, जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है खलीजी ममालिक में, सबसे ज्यादा जो है वो हमले किए गए हैं यूएई में। अगर आइंदा हफ्तों में, आइंदा दिनों में हम देखते हैं कि सऊदीया पे हमला किया जाता है, तो फिर क्या पाकिस्तान पे प्रेशर बना सकती है सऊदी हुकूमत कि आप रिटेलिएट करें क्योंकि हमारे साथ आपका दिफाई मुआहिदा हुआ है? जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है, और ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि इस जंग जो है एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर दे और बिलखसूस सऊदी अरब को अगर निशाना बनाया जाता है तो यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे, और ये पाकिस्तान जो है बड़ी ही मुश्किल पोजीशन में आ जाएगा हमारे लिए। क्योंकि आप जानती हैं कि पाकिस्तान में 24 करोड़ आदमी जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो वी ऑल विल बी इन हॉट वाटर, सिवाय इसके कि हुकूमत भी और अवाम भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो जाएंगे। मेरी तो शदीद ख्वाहिश है कि इस किस्म की कोई सूरत हाल डेवलप ना हो। लेकिन हमने ये भी देखा था कुरैशी साहब कि जब शहीद आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया गया था और अमेरिकन एम्बेसी पे अवाम ने रुख किया था, तो स्ट्रेट फायर किया गया था हमारी पुलिस की जानिब से, रेंजर की जानिब से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि हम किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करें कि जिसमें ईरान जो है वो सऊदीया पर अटैक करे और सऊदीया हमसे कहे कि हम
एक मुआहदे में चूंकि बंधे हुए हैं, तो हम फिर ईरान के खिलाफ कुछ करें तो ये एक ऐसी सूरत हाल होगी कि मुझे लगता नहीं है कि इससे हम नबरदाजमा हो सकेंगे किसी भी सूरत में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नगरी साहब हमारे साथ मौजूद थे तेहरान से। नगरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खदीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।